हेलो मेरे प्यारे मास्टर आशा करते हैं कि आप लोग ठीक मस्त और ज़बरदस्त होंगे और आपका तैयारी बढ़िया चल रहा होगा। हम लोग जो है टेस्ट नंबर 4 कर चुके हैं। उसका जो है क्वेश्चन जो है वो सीडीपी में रह गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि आज का जो है क्लास आप लोगों को पता ही है कि हम लोग जो है संस्कृत पढ़ने में जो है आज का समय व्यतीत कर लिए, इसीलिए इस जो है क्लास का जो टेस्ट का जो क्वेश्चन है वो सीडीपी का वो हम लोग ऑनलाइन ही कर लेते हैं। और पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है देखिएगा। कह रहे कि बच्चों के विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। क्वेश्चन क्या है तो नेगेटिव है। ध्यान से समझिए, क्वेश्चन नेगेटिव है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि बच्चों के विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। क्वेश्चन नेगेटिव है और नेगेटिव के लिए हमें क्या चुनना होगा तो नेगेटिव आंसर चुनना होगा। देखिए कह रहे क्या कि विकास के क्षेत्र सुस्पष्ट है और उनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं होता है। यह कथन क्या है, गलत है। हमारा जो विकास का जितने भी क्षेत्र होते हैं उनका एक दूसरे से संबंध होता है, अर्थात विकास के सभी आयाम परस्पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। और यहाँ पर कह रहा है कि संबंध नहीं होता है, तो पहला ऑप्शन क्या है, गलत है। बी में क्या कह रहा है कि बाल विकास से संबंधित विभिन्न सिद्धांत बच्चे के विकास के विषय में एक मत होता है। जी नहीं, यह भी कथन गलत है। बाल विकास के जितने भी सिद्धांत है वह सभी सिद्धांत जो है अलग अलग विचार को देता है, अलग अलग बातों को बताता है। जैसे निरंतर का सिद्धांत कहता है कि बालक का जो है विकास मां के गर्भ से शुरुआत होती है और जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे व्यक्ति भिन्नता का विकास कहता है कि इस दुनिया में जितने भी व्यक्ति हैं उन सभी में कुछ न कुछ अंतर होते हैं, तो व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत कहता है। उसी प्रकार से जो परस्पर संबंध का सिद्धांत कहता है कि जितने भी विकास हो सभी एक दूसरे से संबंधित होते हैं। विकास की दिशा के सिद्धांत में हम लोगों ने पढ़ाई का अधोगामी क्या होता है और शीर्षगामी क्या होता है। ये सारी की सारी बातें क्या है तो अलग अलग है। ठीक है, यहाँ पर क्या करें कि बाल विकास के से संबंधित विभिन्न सिद्धांत बच्चों के विकास के विषय में एक मत है। जी नहीं, एक मत नहीं है। यह कथन आपका क्या है, गलत है। अगला क्या कह रहे हैं कि बच्चों का विकास उनके सामाजिक संदर्भ से प्रभावित होता है। जी बिल्कुल सही बात है कि बालक का विकास सामाजिक संदर्भ से प्रभावित होता है। सभी बच्चों के लिए विकास एक निर्बाध और निरंतर प्रक्रिया है। हम सबको पता है कि निर्बाध नहीं होता है कि नहीं। यह क्या है, निगेटिव शब्द है, तो यह भी ऑप्शन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। और हमें चुनना ही क्या है, गलत है। तो ए गलत है, इसके बाद आपका बी गलत है और डी गलत है। ये तीनों नंबर ऑप्शन क्या है, गलत है। और गलत के लिए हमें क्या आंसर चुनना होगा तो गलत चुनना होगा और ऑप्शन नंबर क्या होगा तो 3 होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तीसरी कक्षा के विद्यार्थियों के स्तर के अनुकूल सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है। हम लोग पढ़े हैं सीडीपी में जो बालक के विकास में जो है गत्यात्मक कौशल वो कितने 2 प्रकार के होते हैं। गत्यात्मक कौशल 2 प्रकार के, एक सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल और एक स्थूल गत्यात्मक कौशल होते हैं। सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल वे होते हैं जिसमें अपन लोग छोटी मसल्स का उपयोग करते हैं और स्थूल गत्यात्मक कौशल वो है जिसमें हम लोग बड़ी मसल्स का उपयोग करते हैं। वो क्या होते हैं तो स्थूल गत्यात्मक कौशल होते हैं। जैसे दोस्तों के साथ दौड़ना, अगर दौड़ेंगे तो हमारा पैर दौड़ेगा तो साथ साथ शरीर भी दौड़ेगा। सभी बड़ी मसल्स का उपयोग होता है, लेकिन हमें पूछा क्या गया है सूक्ष्म गति कौशल, तो पहला ऑप्शन कट गया। एक धागे में मोती पिरोना, जी यह कथन सही है। इसमें क्या है कि हम केवल उंगली से पकड़े मोती को और पिरो रहे हैं, इसलिए ऑप्शन क्या है, से इसमें बड़ी मसल्स का उपयोग नहीं कर रहे हैं, हम लोग छोटी मसल्स का उपयोग कर रहे हैं। हमारा जो 3 नंबर ऑप्शन कह रहा है कि सीढ़ियां चढ़ना, तो सीढ़ी हम लोग चढ़ते हैं तो पूरे बड़ी मसल्स का उपयोग करते हैं, पूरे शरीर का उपयोग करते हैं, है ना। खरगोश की तरह फुदकना, और हम जो फुदकते हैं 2 पैर को उठा करके तो पूरा शरीर एक साथ होता है, अर्थात बड़ी मसल्स का उपयोग यहाँ भी होता है। तो इस प्रकार से यह भी ऑप्शन आपका गलत हो गया, यह भी गलत हो गया और हमारा आंसर क्या हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 नंबर में क्या कहता है देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति गुण पूर्णतः अनुवंशिक नहीं है। तो इससे पहले हमें पता होना चाहिए कौन कौन से जो पूर्णतः अनुवंशिक होते हैं। तो हम सबको पता है कि आंखों का रंग, बालों का रंग, शरीर का गठन व ऊंचाई पूर्ण रूप से अनुवंशिकता द्वारा क्या होती है, निर्धारित होती है। और यहाँ पे कह रहा है कौन सा जो पूर्णतः अनुवंशिक नहीं है, तो पहला ऑप्शन क्या करें, काट दें, है कि नहीं। इसके बाद जो है बुद्धि जो है पूर्णतः अनुवंशिकता नहीं होती, नैतिक विकास नहीं होती, सामाजिक कौशल नहीं होती है। और इस प्रकार से जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएंगे,
2, 3 और 4 हो जाएंगे। तो अपना आंसर क्या हो जाएंगे, 2, 3 और 4, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, तो 4 हो जाएंगे। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन अगर बात किया जाए, हमारा 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि विद्यालय बच्चों को नए व्यवहार और नियम सिखाते हैं। यह बात सही है, विद्यालय बच्चों को नए व्यवहार व नियम सिखाते हैं और उनमें इसी अनुरूप क्रिया की अपेक्षा करते हैं। ठीक है, विद्यालय समाजीकरण की संस्था के रूप में कार्य कर रहा है। बताइए, इतना क्वेश्चन में जो है बस हमें इतना से भी आंसर बन सकता था, ये पूरा हमें भ्रमित करने के लिए दिया गया है। हम सबको पता है कि हमारे समाज के जो है दो क्या है, तो हमारे एजेंट है। एक तो हो गए आपके प्राथमिक और दूसरा हो गए द्वितीयक, है कि नहीं। एक हमारे प्राथमिक और हो गए द्वितीयक। प्राथमिक में हो जाएंगे आपके परिवार और द्वितीयक में हो जाएंगे क्या, तो विद्यालय है। इसके बाद स्कूल हो जाए, यदि विद्यालय हो गए आपके, मीडिया हो गए, है ना, ये सभी किस में जाएंगे, तो द्वितीयक में आ जाएंगे। तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएंगे, ऑप्शन क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर हो जाएंगे आपका, तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे 3। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, 3। और हमारा जो विद्यालय कैसा है, तो द्वितीयक समाजीकरण की संस्था है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 5 की बात किया जाए, तो 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, ध्यान से समझें। कह रहे हैं कि लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास से कौन से स्तर पर बच्चा यांत्रिक सापेक्ष उन्मुख अभिविन्यास प्रदर्शित करता है। यह डायरेक्ट जो है आपका चरण का उपचरण पूछ दिया है। हम सबको पता है कि कोहलबर्ग महोदय जो है 3 चरण बताए हैं, पूर्व पारंपरिक चरण, पारंपरिक चरण और उत्तर पारंपरिक चरण। पूर्व पारंपरिक चरण के दो उपचरण होते हैं, एक आपके दंड तथा आज्ञा पालन, दूसरा होते हैं यांत्रिक सापेक्ष उन्मुखीकरण। और जो परंपरागत के क्या हो जाते हैं, पहला अच्छा लड़का, अच्छा लड़की, और परंपरागत का जो है वह चौथा क्या हो जाते हैं, तो सामाजिक व्यवस्था अभिविन्यास, अर्थात जो है समाज से बढ़ करके कानून होता है। और हमारा जो तीसरा का जो 5वां होता है वो क्या होता है, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास। और छठा जो होती है वो होती है सार्वभौमिक। लेकिन हमें क्वेश्चन पूछा क्या गया है, यांत्रिक सापेक्ष दिया, पहला का दूसरा हो जाता है, पहला का दूसरा हो जाता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। याद रखें, कोहलबर्ग महोदय ने 3 चरण बताए हैं और तीनों का 2 उपचरण बताए हैं। तो ये नहीं कि पहला का 2 फिर दूसरा में भी 2, ऐसा नहीं है। पहला का पहला, पहला का दूसरा, दूसरा का तीसरा, दूसरा का चौथा, तीसरा का 5वां, तीसरा का 6ठा, ऐसे होती है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। तो हमारा जो आंसर हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। आइए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सीता का साइकिल चलाने के पूर्व अनुभव के आधार पर स्कूटर चलाने के तरीके में बदलाव करना क्या कहलाएगा। अब ध्यान से सुनिए, हमने आप लोगों को पढ़ाया है, जिन प्याज महोदय ने अनुकूलन जो है बताए, अनुकूलन के बारे में बताया कि अनुकूलन 2 प्रकार के होते हैं। एक जो होती है आत्मसातीकरण होती है और दूसरा जो होते हैं वो आपके समायोजन होते हैं। और आत्मसातीकरण का दूसरा नाम समावेशन होते हैं। तो जो समावेशन होती है उसमें क्या होती है, पूर्व ज्ञान के आधार पर नई ज्ञान को सीखना होता है। लेकिन समायोजन में क्या होता है, पूर्व ज्ञान में बदलाव करके या फिर उसमें रूपांतरित करके या उसमें परिवर्तन करके जब हम नई ज्ञान को सीखते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, तो समायोजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, समायोजन कहा जाता है। और हमारा आंसर भी यही कह रही है, क्या होगी, तो समायोजन। क्यों, क्योंकि स्कूटर चलाने के तरीके में बदलाव कर रहे हैं ना, और बदलाव जब भी करेंगे तो क्या हो जाएंगे, तो समायोजन हो जाएंगे। इस प्रकार से जो हमारा आंसर हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, तो 3 हो जाएंगे। आइए अगला बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 पे देखिए क्या कह रहे हैं कि अवस्था में बच्चे लाक्षणिक कार्य करना प्रारंभ कर देता है और उनमें पर्यावरण की खोज में रुचि बढ़ जाती है। अब एक बात थोड़ा सा ध्यान रखें कि लाक्षणिक कार्य का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा इस बात को समझें। लाक्षणिक का मतलब क्या होता है, एम, लक्ष्य, कोई चीज के बारे में अपन एम बना लिए। जैसे देखे होंगे कि जो छोटे बच्चे को अगर आप मेला लेके जाएंगे, अगर उसे मेला में कोई अगर खिलौना पसंद आ जाता है, जब तक उसको दिलाते नहीं है वो खिलौना, तब तक वो बच्चा रोना चुप नहीं करता है। घर लेके चल जाएंगे जबरदस्ती, तो रोते रोते घर जाएंगे, रोते रोते सो जाएंगे, और सो के जब जगते हैं फिर भी रोता है। क्यों, तो उसको क्या चाहिए, खिलौना चाहिए। जब तक वो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं करता है तब तक वो शांत नहीं बैठता है। तो जो लाक्षणिक वाली जो आपकी जो है क्रिया है, जो लाक्षणिक कार्य होती है, वो आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का गुण है। और तो और पर्यावरण के खोज में बहुत अधिक रुचि बढ़ जाती है। गुरुजी कैसे बढ़ जाती है, तो समझे। देखिएगा, छोटा बालक जो होता है सामान को हमेशा तोड़ते फोड़ते रहता है। क्यों, क्योंकि वो जानबूझ कर नहीं तोड़ता है, वो जो है
है वो उनके अंदर एक ऐसी जो है क्रिएटिविटी जगती है, इसमें आखिर है क्या, उसको वो जानना चाहता है, इसलिए वो क्या कर बैठता है, तोड़ बैठता है। जैसे मान के चलिए यह बोतल, अगर ये थर्मस है, अगर ये थर्मस को उसको पहले कहीं पर देखेगा तो उसको मन होगा कि छू के देखे तनी कैसा है, कि छू के को जब तक नहीं देखता तब तक उसकी जिज्ञासा शांति नहीं होती है। जब छू के देखा तो इसमें है क्या, कहीं देखते कथी है ना, उसको पटक देगा और उसको जो है देखेगा तोड़ के क्या है कैसे है, वो बाद में एहसास होता है हमने तो गलती कर दिया, पिटाई खाता है तब, है ना। तो यही कह रहे हैं कि उसमें जो है पर्यावरण खोज के प्रति रुचि बढ़ जाती है। यह भी आपका कथन क्या है, सही है, और यह भी लाक्षणिक कथन सही है। किस अवस्था का है, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का है। तो इस प्रकार से जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। हमने पूरा का पूरा डिटेल्स जो है ऑफलाइन क्लास में पढ़ा रखा है सॉरी। तो हमें जो है क्वेश्चन पूरा का पूरा करवाना है ना, इसीलिए जो है हम बहुत ज़्यादा डिटेल्स में इस पर चर्चा नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि हो सकता है जो नए स्टूडेंट होंगे वो देखेंगे तो लगेगा कि सर तो स्पीड खींच रहा है। ऐसा नहीं है, हमने एक एक करके बारीकी से एक एक चीज़ों को स्टूडेंट्स को बता रखे हैं और हम उसी के उसको भाषा में जो है उनको समझा रहे हैं, क्योंकि उनको आसानी से समझ में आ रहा होगा, है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या कह रहा है कि डॉट डॉट में एक अध्यापिका और 2 से 4 विद्यार्थी एक सहयोगी गुट बनाते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, सहयोगी गुट बनाते हैं। एक बात को थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखिए क्या होता है, पहले अगर कोई अधिक ज्ञानवान व्यक्ति से जो अधिक ज्ञानवान व्यक्ति है ना, जो अधिक ज्ञानवान व्यक्ति है उसे यदि कोई कम ज्ञानवान व्यक्ति, जो ज्ञान जिसके पास क्या रहता है तो कम रहता है, वो व्यक्ति जो है अगर वो व्यक्ति उससे ज्ञान ले रहा है लेकिन उसको क्या कर रहा है तो मदद कर रहा है। ध्यान से सुनिएगा पूरा बात, ये तो फिर MKO भी हो जाती है, लेकिन मैं ये सिद्धांत नहीं बता रहा हूँ अभी, मैं MKO नहीं, मैं जो है आपको पार बता रहा हूँ और ZPD बता रहा हूँ, मतलब जिसको अपन सहारा देना कहते हैं, कुल मिलाकर के मैं वो बता रहा हूँ। देखिए जब कोई व्यक्ति जो है कोई बड़े व्यक्ति है और वो छोटे कोई व्यक्ति है, उनको यदि वो मदद कर रहा है, वो मदद कर रहा है इशारा व संकेत दे करके, है ना, जो तात्कालिक मदद होती है जो समय के साथ घट जाएगी, उस मदद को कहते हैं पार यानी स्काई फोल्डिंग कहते हैं, ठीक है, जो शुरुआती मदद होती है। और जब कोई बड़े व्यक्ति होते हैं जो अधिक ज्ञानवान हो या फिर कोई वयस्क हो, वो क्या करता है, छोटे बालक को जो है जब कोई काम वो कर रहा होता है, जब अपना काम लगभग पूरा कर लेता है, लेकिन आखिरी में जाकर के जब अटक जाता है और तब जाकर के यदि उसको मदद करता है तो कहलाता है ZPD कहलाता है। क्या कहलाता है, ZPD कहलाता है। और ZPD और जो है स्कैफोल्डिंग से पहले की जो एक गतिविधि है छोटी सी, क्या कि जो अधिक ज्ञानवान व्यक्ति कम ज्ञानवान व्यक्ति को ज्ञान देता है, यह MKO का सिद्धांत कहलाता है। और यह तीनों सिद्धांत किसका है तो बैगोत्स्की महोदय के हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में हमारा बात को समझिए क्या कह रहा है, जब 2 व्यक्ति हो, चाहे बालक हो या वयस्क हो, कोई भी हो, लेकिन दोनों जो है एक दूसरे को मदद नहीं बल्कि आपस में मिल करके कोई काम कर रहा होता है, तो उसे जो है परस्पर क्रिया कहा जाता है या अन्योन्य क्रिया कहा जाता है या अन्योन्य शिक्षा कहा जाएगी या परस्पर शिक्षा कहा जाएगी। इस बात को भी ध्यान रखनी है। जब 2, चाहे उसमें एक वयस्क हो और एक बालक हो, है ना, दोनों जब आपस में मिल करके काम कर रहा है ना, आपस में मिलजुल करके कोई योजना बना रहे हैं, तो इसे कहेंगे क्या, परस्पर या फिर उसे अन्योन्य क्रिया कहेंगे। क्योंकि परस्पर का मतलब होता है आपस में मिल करके, अन्योन्य का भी मतलब होता है आपस में मिल करके। तो हमारा जो क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक अध्यापिका और 2 से 4 विद्यार्थी एक सहयोगी गुट बनाते हैं और एक एक करके लेखांश के संवाद को आगे बढ़ाता है। यहाँ पर कोई किसी को मदद नहीं कर रहा है बल्कि आगे बढ़ने की बात हो रही है, इसीलिए हमारा जो आंसर हो जाएगी वो 1 हो जाएगी। इसमें आप लोगों में से कई लोग जो है 2 लगाए होंगे लेकिन 2 नहीं होगा। यहाँ पे रहता कि जो एक अध्यापिका और 2-4 विद्यार्थी एक जो है गुट बनाते हैं, सहयोगी नहीं रहता है, गुट बनाते हैं और एक एक करके जो है एक एक करके शिक्षक जो एक दूसरे को जो है हिंट व इशारा के माध्यम से जो है चीज़ों को करवाता है, तब जाकर के क्या करते हैं तो अपना आंसर पार हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएंगे तो 1 हो जाएंगे, अन्योन्य शिक्षण हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखा जाए, 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पढ़ाने के लिए ले बैगोस्की ने निम्नलिखित में से कौन से तकनीक सुझाई है। अब ले बैगोस्की की बात है और ले बैगोस्की की बात जहाँ भी रहे तो स्कैफोल्डिंग रहे, यानी जिसे अपन लोग पार कहते हैं, ढांचा कहते हैं, पैट कहते हैं या फिर जो है जो निर्माण कहते हैं, ये सारी बातें आ जाती है आपकी किसके तो स्कैफोल्डिंग का ही नाम है। या फिर आपका समीपस्थ विकास का सिद्धांत जो है तो यानी ZPD जिसको कहते हैं, है ना, ये सारी बात किसका है तो जो है बैगोस्की महोदय का कथन है। और MKO भी बैगोस्की महोदय का कथन है। जहाँ भी सहारा देने की बात रहे, सहयोग की बात रहे, प्रोजेक्ट प्रणाली रहे, ये सारी बात रहे तो क्या होगी, बैगोस्की होगी। और यहाँ पर बैगोस्की महोदय कहा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पार हो जाएगा। पुनर्बलन का बात स्किनर महोदय कहता है। कौन कहता है, स्किनर महोदय कहते हैं। सावधानी
स्थानीय संतुलन का बात जो है प्याजे महोदय कहते हैं। कौन कहते हैं? तो प्याजे महोदय कहते हैं। इस बात को भी ध्यान रखेंगे, है ना। और जो है अभिक्रमित शिक्षा की बात इसमें से कोई नहीं कहा है। हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएंगे? पार हो जाएंगे। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन नंबर अगर 10 में देखा जाए तो 10 क्या कह रहा है? देखिए कि प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? पॉजिटिव कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? पॉजिटिव। और प्रगतिशील शिक्षा की बात हो रही है। प्रगतिशील शिक्षा की बात होगी तो सबसे बढ़िया बात है ना, जहां पर जो पॉजिटिव बात होगा वही आंसर होगा। कह रहे कम क्षमता वाले बच्चों की कक्षा में उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। यह तो बिल्कुल कथन सही है। जैसे कहते हैं कि रटना क्या होता है? निगेटिव, और हतोत्साहित क्या होता है? निगेटिव। तो मैं कहूं कि रटने को हतोत्साहित करना चाहिए, तो हाँ करना चाहिए, कथन सही है। वैसे ये कथन है कि कम क्षमता वाले बच्चों की कक्षा में उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। हाँ नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपेक्षा निगेटिव होती है और निगेटिव निगेटिव मिलकर के पॉजिटिव हो गई। ये ऑप्शन आप पे क्या है? सही है। कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। होना चाहिए प्रजातंत्र मतलब आपस में मिलजुल करके भाईचारा वाली जो संबंध होनी चाहिए, एक दूसरे की जो मदद करने वाली संबंध होना चाहिए, यह बिल्कुल होनी चाहिए। और ये कह रहा नहीं होना चाहिए, कथन क्या है? गलत है। कह रहे विद्यार्थियों को समस्या समाधान हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। जी बिल्कुल करना चाहिए। ए नंबर भी आपका ऑप्शन सही है और सी नंबर भी आपका ऑप्शन सही है, क्योंकि समस्या समाधान के लिए बालक को प्रोत्साहित करना चाहिए। कह रहे कक्षा मुख्यतः पाठ्य पुस्तक केंद्रित होनी चाहिए और सभी नियम शिक्षक निर्धारित होना चाहिए। बिल्कुल कथन गलत है। कभी भी पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं होना चाहिए, शिक्षक केंद्रित नहीं होना चाहिए, अर्थात शिक्षक के पक्ष में उत्तर नहीं होता है और पाठ्य पुस्तक वाला भी उत्तर नहीं होता है, हमेशा बालक के पक्ष में उत्तर होता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर जो डी भी आपका क्या है? गलत है। और अपना क्वेश्चन पूछा गया था कौन सा सही है, अर्थात कौन सा पॉजिटिव है, तो इस हिसाब से आपका आंसर जो अपना आंसर ए और सी हो जाएगी, अर्थात ए और सी यानी 2 हो जाएंगे। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन नंबर 11 को देखा जाए। क्या है? हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति के मनोदशा स्वभाव प्रवृत्ति समझकर प्रतिक्रिया देने की योग्यता को किस नाम से जाना जाता है? हमने हार्वर्ड गार्डनर महोदय के 8 बुद्धि के साथ साथ और भी जो उसके जो बुद्धि है उनके बारे में भी हमने चर्चा किया है ना। इसमें हम लोगों ने जो चर्चा किया था वो एक था इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस और एक था इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। अगर याद हो तो आप लोग, है ना, एक इंट्रा था और एक इंटर था। इंटर में क्या होता है? इंटरपर्सनल में क्या होता है? दूसरे की मनोभाव को, दूसरे की मनोदशा को समझने को इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस कहा जाता है और स्वयं के भावों को समझना, स्वयं के बारे में जानने को कहा जाता है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर जो है क्वेश्चन कह रहा है कि किसी अन्य व्यक्तियों के मनोदशा, अन्य व्यक्ति मतलब दूसरा या स्वयं, दूसरा ना, और दूसरा होगा तो क्या होगा? इंटर होगा। दूसरा होगा तो क्या होगा? इंटर होगा, अर्थात अंतर व्यक्तिक होगा। क्या होगा? अंतर व्यक्तिक बुद्धि होगा। भाषाई बुद्धि का संबंध भाषा का जानने वाले से होता है, जैसे कवि हो गए, पत्रकार हो गए। शारीरिक गत्यात्मक बुद्धि की जिसमें शारीरिक हो, जैसे नृत्यंगनाएं जिसे डांसर कहते हैं, व्यायाम हो, है ना, सर्कस हो, इसमें शरीर पर ध्यान रखा जाता है ना। एक्टिंग जैसे हो, एक्टर अभिनेता जो होता है, जो एक्टिंग करता है, उसे भी शारीरिक गत्यात्मक बुद्धि होती है ना। और अंतः व्यक्तिक में हमने कहा जब स्वयं के बारे में हो तो वह क्या होगा? अंतः व्यक्तिक बुद्धि होगा। इसलिए यह भी ऑप्शन गलत है ना। आपकी भाषा ही होगी नहीं, हमारा आंसर क्या होगा? तो अंतर व्यक्तिक होगा, क्योंकि किसी अन्य व्यक्तियों की मनोदशा को समझना है, दूसरे की मनोदशा को समझना है, इसलिए अपना आंसर क्या होगा? 3 होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है कि लड़की की तरह न रहो, तुम लड़के हो, पिता के द्वारा पुत्र को कहा गया। यह वाक्य क्या दर्शा रहा है? मैंने आप लोगों को चिल्ला करके क्लास में कहा है कि जब भी एक दूसरे की तुलना कर रहा हो कि लड़का लड़की से कर रहा हो, कि लड़की होकर के ऐसा ना करो, लड़का होकर के ये ना करो, लड़का रोते नहीं, लड़कियां जो है बाहर नहीं जा सकते, शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते, ये सारी गतिविधि जो है किसको दर्शाता है? तो जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाता है। लेकिन मैं यहाँ पर एक आप लोगों को ट्रिक्स बताया हूँ। क्या बताया हूं कि जब ऑप्शन में जेंडर रूढ़िवादिता भी रहे, जेंडर क्या रहे? रूढ़िवादिता रहे और दूसरा ऑप्शन पक्षपात रहे। पक्षपात को ही कहते हैं, पक्षपात को ही भेदभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? भेदभाव कहते हैं। और रूढ़िवादिता को ही पूर्वाग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्वाग्रह कहते हैं। और हमने आपको बताया था कि जब भी ऑप्शन में रूढ़िवादिता या पूर्वाग्रह और
पक्षपात दोनों का दोनों ऑप्शन में नहीं आएगा, दोनों में से कोई एक ही आएगा। और यदि दोनों आ जाए, ध्यान से सुनिएगा, यदि दोनों आ जाए तो हम क्या करेंगे, पहला प्राथमिकता किसको देंगे, रूढ़िवादिता को देंगे। किसको देंगे, रूढ़िवादिता को देंगे, क्योंकि रूढ़िवादिता होती है तभी जाकर के पूर्वाग्रह तभी जाकर के पक्षपात आती है, यानी भेदभाव आती है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में चूंकि जेंडर पक्षपात है, रूढ़िवादिता नहीं है, तो हमारा आंसर क्या होगा, 2 होगा। जब दोनों रहे तो रूढ़िवादिता को लगाएंगे और कोई एक रहे तो कोई बात ही नहीं, जो रहेगा उसको लगाएंगे। अब ऑप्शन में चूंकि नहीं है तो हम जेंडर पक्षपात को लगाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है 13 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सतत और व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में सही है। क्या कंडीशन है, सतत और व्यापक मूल्यांकन, दोनों है, सतत और व्यापक मूल्यांकन। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि यह शिक्षकों के लिए शिक्षार्थियों का निरंतर परीक्षण करने का आसान तरीका है। अच्छा एक बात बताइए हमें, क्या सतत और व्यापक मूल्यांकन शिक्षकों के लिए क्या यह आसान तरीका है? यह कथन गलत है। क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया है सरल या आसान वाला उत्तर नहीं होता, यह निगेटिव शब्द हो जाता है ना, और यह ऑप्शन हमारा क्या हो जाता है, इसी से कट जाता है। अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में नवीनतम प्रक्रिया है, मतलब क्या यह एक नया प्रक्रिया है? हाँ जी बिल्कुल सही बात है। सीसी यानी इसको कहते हैं सीसीई, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन होता है ना, यह जो हमारा नवीनतम प्रक्रिया है। यह विद्यार्थियों में अध्ययन के प्रति रुचि पैदा करता है। जी बिल्कुल सही बात है। तो हमारा बी भी सही है और हमारा सी भी सही है। क्या ऑप्शन नंबर डी भी है? तो देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर हाँ डी भी है। कह रहे कि पारंपरिक पेपर कलम परीक्षण विद्यार्थियों की सभी विशेषताओं और क्षमताओं का आकलन नहीं कर पाते हैं। यह कथन क्या है? यह कथन अपना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पारंपरिक पेपर कलम परीक्षण विद्यार्थी की सभी विशेषताओं की क्षमताओं को आकलन नहीं कर पाता। हाँ बिल्कुल सही बात है, नहीं कर पाते हैं। क्या पेपर पेंसिल जो है बालक के सभी पक्षों का मूल्यांकन कर लेगा? नहीं करेगा। क्या पेपर मतलब होता है कॉपी और पेंसिल मतलब होता है आपका कलम। क्या आपको कलम पर जो है पेपर और कलम के माध्यम से आपके बारे में जो है शिक्षक सब कुछ जान लेगा? नहीं जानेगा। हमारे स्वभाव के बारे में पूर्ण रूप से नहीं जान पाएगा। हमारे अंदर बिहेवियर क्या है यानी व्यवहार क्या है उनको पूर्ण रूप से नहीं जानेगा। उसके लिए मौखिक परीक्षा भी जरूरी है ना। उसके लिए जो है आपकी जो है कक्षा में अनुभव भी जरूरी है। शिक्षकों को उसका व्यवहार को भी अवलोकन करना पड़ेगा। केवल पेपर पेंसिल परीक्षा के माध्यम से बालक की जो है सभी विशेषताओं और क्षमताओं के बारे में जानना संभव नहीं है। और यह कह रहा है कि नहीं कर पाते हैं, यह भी कथन बिल्कुल क्या है, सही है। तो अपना ए नंबर गलत है, बी सी और डी ऑप्शन क्या है, सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, तो 2 हो जाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहता है, देखिए कि एक कथन है कि एक अध्यापक को कक्षा की सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई विविधता का समझना चाहिए। हाँ बिल्कुल समझना चाहिए। एक शिक्षक होने के नाते हमें समझना चाहिए कि कक्षा में विभिन्न संप्रदाय के बालक है, विभिन्न समुदाय के बालक है, विभिन्न जाति धर्म के बालक है। इन सभी बालकों को किस प्रकार से हैंडल करना है, किस प्रकार से जो है इन्हें सबके साथ समावेशी तरीका से पढ़ाना है, इसका ज्ञान एक शिक्षक होने के नाते आपको होना अति आवश्यक है। तो पहला कथन क्या है, सही है। अब तर्क देखिए क्या कह रहा है कि कक्षा में विद्यार्थी एक समरूप समूह गठित करते हैं। बिल्कुल कथन गलत है। देखिए समरूप का मतलब क्या होता है, मैं फिर से कह रहा हूं, समरूप, एक रूप, यह कथन गलत है। समरूप, एक रूप, समानता, यह तीनों कथन गलत है। एक रूप का मतलब, समरूप का मतलब क्या होता है, सम माने बराबर, रूप माने जैसा, मतलब एक जैसा सभी लोगों का ही जो है समूह बनाना चाहिए। बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। अगर एक जैसे सभी लोगों का जो फर्स्ट है वो मतलब जो तेज है वो तेज वाले, भूसकोल है भूसकोल वाले, अगर ऐसा समूह बनाते हैं तो फिर समावेशी शिक्षा का क्या हो जाएंगे, तो धजिया उड़ जाएंगे। इसीलिए जो है अपना आर नंबर जो आपका तर्क आर है, यह क्या है, गलत है कि कक्षा में विद्यार्थी एक समरूप समूह गठित नहीं करेंगे, बल्कि जो है समता वाले समूह गठित कर सकते हैं। समता का मतलब नहीं होता है बराबर, समता का मतलब होता है कि लगभग सब जो है एक साथ होगा, है ना। तो कह रहे हैं कि कक्षा में विद्यार्थी एक समरूप समूह गठित करते हैं, यह कथन क्या है, गलत है। क्यों? क्योंकि समरूप मतलब एक जैसा, और एक जैसा नहीं बल्कि सबों को एक साथ करना है। तो इस हिसाब से हमारा जो आर है वो क्या है, गलत है। आइए तो इस हिसाब से हमारा आंसर ए सही है, आर गलत है, ए सही, आर गलत, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। आइए 15 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए। क्या कर रहे हैं कि विद्यार्थियों को एक इंद्रधनुष के रंगों का क्रम सिखाने के लिए प्रियंका बैनी आह नाला रंगों के क्रम को स्मरण करने हेतु इस्तेमाल की गई यह योजना क्या कहलाती
कहलाते हैं। हम लोग भी पढ़े हैं बचपन में बैजानी हाफी नाला बीबिग्योर जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, है ना, हम लोगों ने पढ़ा है इंद्रधनुष के 7 क्रमों को याद रखने के लिए। तो कह रहा है कि इसी चीज का जो है प्रियंका जो मैडम है यह भी जो है क्या कर रहा है, विद्यार्थियों को ऐसा कह के प्रयोग करवा रही है, याद करवा रही है। अगर ऐसे कहेगा कि जो होता है पहले होता है क्या, तो बी से बैगनी, नी से नीला, आ से जो है बैजानी, है ना, बैजानी हाफी नाला होता है ना। तो अगर इस तरह से यदि बालक को करवाया जाएगा तो फिर क्या होगा, बालक याद ही नहीं रख पाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। सोचिए वैसे ही कहेगा बोलो बैगनी तो बोलो जामुनी, तो फिर मामला गड़बड़ा जाता है ना। इसीलिए जो है यह शिक्षिका जो है ये बैजानी हाफी नाला का जो है ट्रिक का उपयोग कर रहा है। ऐसा इसीलिए कर रहा है ताकि वो शिक्षार्थी को क्या हो सके, तो याद रह सके। याद करवा नहीं रही है, फिर से समझिएगा बात, हमारा एनसीईआरटी कहता है याद कराना गलत है लेकिन याद रखाना सही है ना। तो याद रखवाना तो सही है, तो हम लोग क्या कहेंगे, साधन लक्ष्य होगा, विताड़ित होगा नहीं, वितरित होगा नहीं, बल्कि स्मरण रोगकारी होगा। स्मरण मतलब याद रखना, है ना, यह याद रखने योग्य वाली यह क्या है, तो विधि है। यानी स्मरण में हमें उपकार यानी मदद करने वाली विधि है। इसलिए हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। लक्ष्य निर्देशित योजना नहीं होगा, वितरित अभ्यास भी नहीं होगा। क्या उसको जो है अलग अलग करके अभ्यास करवा रहे नहीं, बल्कि एक साथ उसको जो है सब चीजों को संगठित करके एक जगह याद करवाने का कोशिश किया जा रहा है। तो इस प्रकार से अपना आंसर क्या हो जाएंगे, तो 3 हो जाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन 16 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान सही पूछा गया है। क्या पूछा गया है, सही पूछा गया है। तो देखा जाए पहला ऑप्शन सृजनात्मकता अभिसारी चिंतन, बिल्कुल गलत बात। सृजनात्मकता का संबंध अपसारी चिंतन से होता है, पहला कथन गलत है। कह रहा है लेखन वैकल्य विषय पढ़ने में कठिनाई है, या पढ़ने में तो होती है डिसलेक्सिया, पढ़ने में क्या होती है, डिसलेक्सिया होता है, और लिखने के लिए क्या होता है, डिसग्राफिया होता है। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में क्या होता है कभी कभी यदि डिसलेक्सिया न रहता है ना, अगर मान के चलिए कि पढ़ने संबंधी वैकल्य आपसे पूछ दिया, क्या पूछ दिया, पढ़ने संबंधी वैकल्य मतलब होता है डिसलेक्सिया, लेकिन ऑप्शन में डिसलेक्सिया न रहे और बाकी अन्य ऑप्शन रहे, लेकिन उस कंडीशन में हमें किसको लगाना पड़ेगा, डिसग्राफिया को लगाना पड़ेगा। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात हमने कहा आपको। हमने क्या कहा, सृजनात्मकता है अभी सारे चिंतन नहीं होगा। लेखन वैकल्य क्या विषय पढ़ने में कठिनाई, बौद्धिक स्तर है, बौद्धिक स्तर एक अस्थाई व्यक्तिगत लक्षण, जरा पास बुद्धि विवेक होगा ओकरा वो अस्थाई लक्षण होगा, बिल्कुल नहीं, यह भी कथन गलत है। समावेशन विशिष्ट विद्यालयों में असमर्थ अधिगमकर्ताओं को शिक्षा देना, यह भी कथन गलत है। समावेशन का मतलब अकलील बकलील सबको, है ना, क्या करना चाहिए, एक ही कक्षा में एक ही छत के नीचे जो है शिक्षा देना चाहिए, विशिष्ट विद्यालय में नहीं भेजना चाहिए, बल्कि सामान्य बच्चों में अन्य सामान्य बालकों के साथ शिक्षा देना चाहिए, यह भी कथन आपका क्या है, तो गलत है। इस प्रकार से हमें मजबूरी है कि ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाना पड़ेगा, और हमने आपको बताया कि कभी कभी ऐसा होता है, उस कंडीशन में लेना पड़ेगा। क्लियर है बात। आइए अगला बात किया जाए, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति अधिगम निषक्त वाले विद्यार्थियों के समावेशन के सफल क्रियान्वयन हेतु अप्रभावशाली है। देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव कर दिया गया है और आप लोग इसमें भ्रमित हो गए होंगे। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति अधिगम निषक्तता वाले, मतलब जिसको डिसऑर्डर हो गया है, जिसको कोई जो है चाहे डिसलेक्सिया, फेजिया, डिस्लेक्सिया या डिस्कैलकुलिया, अलग अलग जो हमारा डिसऑर्डर है, उसमें से कोई अगर डिसऑर्डर वाले विद्यार्थी के समावेशन के लिए आप चाहते हैं कि उसको भी शिक्षा से जोड़ा जाए, उसको सफल समावेशन के लिए आप जो है कौन सा काम करेंगे, क्वेश्चन ये था, लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया गया है, कौन सा काम नहीं करेंगे, अप्रभावशाली। इस बात को ध्यान से समझना है, क्या लग गया, अप्रभावशाली लग गया। पहला ऑप्शन देखा जाए, विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण के लिए बहुविध साधन का प्रयोग करना, यह कथन तो सही है कि हम लोग अलग अलग विधि का अगर प्रयोग करते हैं तो बालक जो है जो भी डिसऑर्डर से ग्रसित बालक है उनके लिए फायदेमंद होगी, तो यह कथन सही है, लेकिन हमें चुनना है कौन सा, गलत वाला कथन चुनना है। 2 नंबर में क्या करें कि विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार व्यक्तिगत शैक्षिक योजनाओं को सम्मिलित करना, यह कथन भी सही है कि बालक को जैसा आवश्यकता है उस अनुसार से यदि शैक्षिक योजना को दिया जा रही है, यह भी कथन बिल्कुल सही है।
प्रक्रिया उन्मुख अधिगम के बजाय उत्पादन उन्मुख लक्ष्य को बढ़ावा देना, यह कथन क्या है? गलत है। यानी प्रोसेस के बजाय प्रोडक्ट पर ध्यान दिया जाए, उत्पादन पर ध्यान दिया जाए, नहीं। पुआ को कोई काम करने का प्रक्रिया सिखाया जाए, न कि उस काम का डायरेक्ट उत्तर दे दिया जाए, उसका रिजल्ट बता दिया जाए। उत्पाद मतलब क्या होता है? उत्पादन मतलब प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? जो है रिजल्ट, डायरेक्ट उत्तर बता दिया जाए, यह कथन गलत है। बल्कि कैसे ही होता है कि प्रक्रिया बता दिया जाए। तो यह ऑप्शन क्या है? गलत है। सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान मानक निर्धारित करना और कक्षा में विविधता को अनदेखा करना, गलत बात। कभी भी विविधता को अनदेखा नहीं करेंगे, नजरअंदाज नहीं करेंगे, बल्कि विविधता को क्या करेंगे? सम्मान करेंगे, विविधता को महत्व देंगे, विविधता को एक संसाधन के रूप में उपयोग करेंगे, कभी भी अनदेखी नहीं करेंगे। और समावेशी कक्षा कहता है कि कभी भी एक समान मानक निर्धारित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो बालक शारीरिक रूप से विकलांग है उसके लिए अलग होगी, जो अगर अंधे हैं उसके लिए ब्रेल लिपि होगी, जो बहरे हैं उसको दिखा करके पढ़ाया जाएगा। इस तरह का तरकीब होना चाहिए, अर्थात क्या होना चाहिए? बहुविध साधनों का प्रयोग करना चाहिए। तो यह ऑप्शन आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 गलत है और ऑप्शन नंबर 4 गलत है। तो गलत वाले ही हमें चुनना था। तो अपना आंसर हो जाएंगे 3 और 4। ऑप्शन नंबर कितने में है? तो 4 में है। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 18 को देखा जाए। 18 में कह रहे हैं कि आपकी कक्षा का एक विद्यार्थी अपने विचारों को व्यक्त करने में मुश्किल महसूस करता है। अपना उसके अंदर जो विचार है उसको व्यक्त करने में उसे मुश्किल है, यानी कठिनाई महसूस करती है, और बार बार विद्यालय द्वारा निर्धारित मुख्य धारा रूपी भाषा और उसके स्थानीय कस्बे की बोली में फेरबदल करता रहता है। और वो जो विद्यालय की जो निर्धारित बोली है उसमें और उसके स्थानीय यानी अगल बगल में जहाँ पर रह रहा है उस भाषा में वो हमेशा फेरबदल करती रहती है। एक अध्यापिका के तौर पर आपको क्या करना चाहिए? उन्हें डांट फटकार करके भगा देना चाहिए, उन्हें पीटना चाहिए, उनके माता पिता से शिकायत करनी चाहिए, या उनके प्रिंसिपल से शिकायत करनी चाहिए? क्या करनी चाहिए? तो देखा जाए ऑप्शन के अकॉर्डिंग। क्या यह सब मैंने कहा यह कथन सही है? सब कथन क्या था? गलत था। तो पढ़िए क्या सही है? भाषा के शुद्ध स्वरूपी इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना चाहिए। अगला ऑप्शन को मतलब शुद्ध मतलब एकल स्वरूपी इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना चाहिए, गलत बात हो गया, कभी भी एकल नहीं कराएंगे। आइए, विद्यार्थियों को विशेष शिक्षा वाले विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव रखना चाहिए, यह भी कथन गलत है। फिर समावेशी शिक्षा की धज्जियां उड़ जाएगी। अनुक्रमिक रूप से लक्षित भाषा में समरूपी शब्द अर्थ प्रस्तावित करने चाहिए, यह कथन भी आपका जो यह कथन सही है। भाषाओं को मिश्रित करने पर फटकारना चाहिए, जी नहीं, फटकारेंगे डांटेंगे नहीं, यह भी कथन गलत है। तो मैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो 3 होगा। अनुक्रमिक रूप से यानी क्रमिक रूप से जो लक्षित भाषा में यानी उसका जो लक्ष्य जो उसका है जिस भाषा को सीखने के उसके अनुरूप शब्द के अर्थ को प्रस्तावित करेंगे, ताकि बालक जो है द्वितीयक भाषा यानी उस भाषा को भी बढ़िया से सीख सके। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा आंसर क्या होगा? 3 होगा। हमें भी आशा और उम्मीद है कि आप लोगों ने 3 लगाए होंगे, क्योंकि बाकी ऑप्शन जो है वैसे ही निगेटिव पॉजिटिव की तरह से कट जा रहा है। तो बचता ही ऑप्शन नंबर 3। आइए क्वेश्चन नंबर 19 को देखा जाए कि एक समावेशी कक्षा में विशेष आवश्यकता वाले छात्र से अपेक्षा की जाती है कि सभी के लिए उपयोग होने वाले साधारण पाठ्यक्रम को वे अपने अनुकूल बनाएं, गलत बात। सबों के किसी स्पेशली एक व्यक्ति का अनुकूल गलत है ना, सबों के अनुकूल होना चाहिए, पहला ऑप्शन गलत है। विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को मुख्य धारा शिक्षा के बाहर उनके लिए विशेष रूप से तैयार की गई सामग्री द्वारा पढ़ाया जाए, गलत बात है। मुख्य धारा शिक्षा से बाहर नहीं करेंगे, बल्कि जो विशिष्ट बालक है उन्हें भी समान बच्चों के साथ शिक्षा देंगे। तो यह भी आपका कथन क्या है? गलत है। ऑप्शन नंबर 3 को यदि देखा जाए तो 3 में क्या कह रहा है? देखिए कि विशेष आवश्यकता वाले छात्रों की शिक्षा का प्रयोजन एक विशेष शिक्षक के साथ एक अलग कक्ष में किया जाए, यह भी कथन गलत है। फिर समावेशी शिक्षा का दर्जा उड़ जाएगा, क्योंकि अलग कभी भी नहीं करेंगे। समावेशी शिक्षा कहता है किसी भी स्थिति परिस्थिति में अलग शिक्षा नहीं देनी है, सबों के साथ शिक्षा देनी है। तो यह भी ऑप्शन गलत है। 4 नंबर को देखिए, विशेष आवश्यकता वाले छात्र को मुख्य प्रवाह शिक्षा धारा में पढ़ाया जाता है, मुख्य में यानी सबों के साथ, और प्रत्येक छात्र की पूर्ण भागीदारी के लिए सभी अवरोधों को हटाने की वचनबद्ध होती है, बिल्कुल कथन सही है कि जो भी अवरोध है, जो भी बाधाएं हैं, उन बाधाओं को हटाया जाए, यह कथन क्या है? आपका सही है। तो इस प्रकार से जो हमारा आंसर हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? तो 4 हो जाएगी। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखा जाए। 20 नंबर क्या कह रहा है कि एक समावेशी कक्षा में पढ़ने वाला छात्र सौरभ निम्नलिखित विशेषताएं को दर्शाता है। समावेशी शिक्षा से ज्यादा क्वेश्चन है ना। देखिए ए नंबर ऑप्शन में क्या कह रहा है कि पुस्तक को पढ़ते समय या तो स्वयं के बहुत नजदीक या
बहुत दूर पकड़ता है। अच्छा, ये कह रहा है कि एक विशेषता को दर्शा रहा है, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनेगी। कह रहा है पुस्तक को पढ़ते समय या तो स्वयं के बहुत नजदीक या बहुत दूर दर्शाता है। इसका मतलब उसको देखने में दिक्कत होगा। देखने में दिक्कत होता है, एक निकट दृष्टि दोष होती है, एक दूर दृष्टि दोष होती है। निकट दृष्टि दोष में उसको जो है दूर की चीज नहीं दिखती है और दूर दृष्टि दोष में उसको निकट की चीज नहीं दिखती है। तो या तो कभी कभी बालक हो गई होंगे तो निकट दृष्टि दोष होंगे, उसको क्या करना पड़ेगा, तो उसको जो है दूर की चीज नहीं दिखती होगी तो नजदीक करके देखना पड़ेगा। किसी को दूर का नहीं दिखता होगा तो उसको भी नजदीक करके, किसी का नजदीक का नहीं दिखता होगा तो उसको दूर करके देखना पड़ता होगा। तो इसका मतलब ये आंख वाली बात है। बार बार आंख झपकाता और एक आंख बंद करता या उसकी आंखों में लालिमा होती है, स्वाभाविक सी बात है, आंख की प्रॉब्लम लग रही है। चौक बोर्ड पर लिखी विषय वस्तु को गलत पढ़ता है, मतलब जो बोर्ड है उस पर लिखी हुई वस्तु को गलत पढ़ता है, या भी लिखी हुई जो है विषय वस्तु को गलत पढ़ता है, यह भी कथन आपका क्या है, आंख से ही संबंधित है। इसका मतलब है बालक में क्या है, तो इसका मतलब बालक में किस परिस्थिति की ओर संकेत कर रही है, तो दृष्टि बाधिता की संकेत कर रही है। सिंपल सी बात है। चलिए, हमें लग रहा है कि आप लोगों का क्लास लंबा हो रहा है, कोई बात नहीं है, बस 10 क्वेश्चन बचा है, मुश्किल से 12-13 मिनट और लगेंगे, है ना। देखिए 21 नंबर के, देखिए कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं सुझाया गया है, कौन सा प्रावधान नहीं बताया गया है। तो देखा जाए पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि प्रत्येक विद्यार्थी की विशिष्ट क्षमताओं को पहचानना और बढ़ावा देना महत्वपूर्ण नहीं है जी। यह कथन तो गलत है कि प्रत्येक बालक में क्या विशिष्ट क्षमता है उसको पहचानना चाहिए और उसी अनुसार शिक्षा देना चाहिए। रट्टा मारकर सीखने और परीक्षाओं के लिए सीखने के बजाय संप्रत्यात्मक समझ पर बल देना चाहिए। बिल्कुल कथन सही। देखिए आखिरी में जाकर के क्वेश्चन को मोड़ दिया है, रट्टा मारकर सीखने और परीक्षाओं के लिए सीखने के बजाय संप्रत्यात्मक यानी कंसेप्चुअल समझ पर बल देना चाहिए। बिल्कुल कथन सही है। सृजनात्मकता पर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए और तार्किक निर्णय करने और नवचारित के प्रोत्साहित करने के लिए विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। सृजनात्मकता को बढ़ावा देने की बात कर रही है, तार्किकता को बढ़ावा देने की बात कर रही है, नवचारिता मतलब नया नया चीजों को सीखने को बढ़ावा दे रही है, विवेचनात्मक चिंतन यानी क्रिटिकल थिंकिंग को जोड़ दे रही है। सब ऑप्शन अपना क्या है, सही है। तो ये भी ऑप्शन आपका सही है, ये भी ऑप्शन आपका क्या था, तो सही था। अगला देखिए, कह रहे हैं बच्चों में अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए अध्यापक को इनाम और दंड का इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल कथन गलत है। और हमें पूछा है कौन सा नहीं सुझाया गया है, तो ए और डी को नहीं सुझाया गया है। तो इस हिसाब से जो अपना आंसर हो जाएगी वो क्या हो जाएंगे, तो 1 हो जाएंगे। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 22 को देखा जाए क्या कह रहा है। मैं अगले वीडियो में एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें एनईपी को पूरा कवर करा दूंगा, है ना। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि विद्यालयों में पाठ्यक्रम निर्धारित करने हेतु इस प्रकार का पाठ्यक्रम नियम लागू करना चाहिए जो डॉट डॉट से डॉट डॉट और डॉट डॉट से डॉट डॉट की तरफ बढ़े। देखिए एक बात को दिमाग में रखिए, जब आपका सवाल समझ में ना आए कि आगमन विधि कर रहा है कि निगमन विधि कर रहा है, जब ना क्लियर पूछा हो तो आप आंख मूंद के आगमन विधि लगाइए, और जब सवाल में क्लियर कर दिया हो कि निगमन विधि, तब जाकर के आप क्या करेंगे, तो निगमन विधि लगाएंगे। यहाँ पर क्लियर नहीं किया गया है तो हम कौन विधि को लगाएंगे, तो आगमन विधि को लगाएंगे। आइए, क्या अमूर्त से मूर्त होगा, जी नहीं। क्या मूर्त से अमूर्त होगा, होगा। क्या वैश्विक से स्थानिक होगा, नहीं। स्थानीय से वैश्विक होगा, यह भी गलत है। मूर्त से अमूर्त होगा और स्थानीय से वैश्विक होगा। हमने आपको आगमन और निगमन विधि को पढ़ाया है बढ़िया से। आइए, तो इस हिसाब से अपना आंसर 3 होगी। आइए 23 नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है कि एक अध्यापिका पठन शुरू करने के लिए अपने विद्यार्थियों को कलम, चिता, पानी जैसे अर्थपूर्ण शब्दों की पहचान करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस शिक्षण शास्त्रीय प्रक्रिया में अधिगम का कौन सा सिद्धांत निहित है। तो देखिए इसमें क्या कर रहा है, हुआ को शुरुआती दौर में जो बालक को सिखाने का प्रयास कर रहा है, बताने का प्रयास कर रहा है कि कैसे चीज़ों को पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर क्रिया प्रस्तुत अनुकूलन का तो बात होगा ही नहीं, शिक्षा शास्त्रीय अनुबंधन का तो बात होगा नहीं, ये सब व्यवहारवादी मनोविज्ञान की बात है। और यहाँ पर क्रिएटिविटी की बात हो रही है, नया बनाने की बात हो रही है, न्यूनतावाद नहीं बल्कि संरचनावाद होगी। यहाँ पर निर्माण करने की बात हो रही है, अध्यापिका पठन शुरू करने के लिए, है ना, मतलब कुछ चीज को बताने के लिए, समझाने के लिए बात कर रहा है, इसलिए क्या होगा, तो संरचनावाद होगा। हमें पता है कि आप लोग एलिगेशन विधि को अपनाए होंगे और ऑप्शन नंबर 4 लगाए होंगे, यह भी बात सत्य है। आइए क्वेश्चन नंबर क्या होगा, तो 24 होगा। 24 में क्या कह रहे हैं कि बच्चे के चिंतन में संप्रत्यात्मक बदलाव को किस प्रकार प्रोत्साहित किया जा सकता है। कह रहा है कि बच्चों के चिंतन में कोई कंसेप्चुअल जो बदलाव आ जाती है उसको किस प्रकार से प्रोत्साहित करना चाहिए। क्या दंड का प्रयोग करके, बिल्कुल कथन गलत है, क्योंकि भगवान होते हैं बच्चे और भगवान को भला हम दंड दें, हमारी इतनी मजाल नहीं है। कह रहा है बहु विभिन्न उदाहरण देकर बच्चों को उनके तर्क
तर्क खोजने के लिए कह पर। यह कथन तो भी बहुत महत्वपूर्ण लग रहा है। बच्चों को सही संप्रत्यय का रट्टा वाला उत्तर नहीं होता है, बारंबार बेधर व अभ्यास वाला उत्तर नहीं होता है। तो अपना आंसर क्या हो जाएंगे, तो 2 हो जाएगी। इस क्वेश्चन से तो भला देखना ही नहीं है ना। आगे देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपकी कक्षा का एक विद्यार्थी प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण के बारे में आशंकित और चिंतित रहता है। मतलब जो कंपटीशन वाला जो माहौल होता है उसके बारे में वो आशंकित व चिंतित रहता है। एक अध्यापिका के तौर पर आपको क्या लगता है कि उसे क्या करना चाहिए? उसे क्या करना चाहिए? देखिए, उच्च स्तर की शैक्षिक आशंका लोगों को अभिप्रेरित और जिम्मेवार रखती है और एक संधारणीय और समृद्ध जीवन के लिए मदद करती है। भला एक बात बताइए, आशंका और चिंतित है जी, चिंतन नहीं है। चिंतित मतलब टेंशन में रखता है। तो यह बात क्या कभी उच्च स्तर की शैक्षिक में उसको मदद करेगा? आशंका अभिप्रेरित करेगा और भ्रमित कर देगा और अंदर से डरे कर देगा। यह कथन क्या हो गया? गलत हो गया। अगला देखा जाए, अगला ऑप्शन क्या कर रहा है कि विद्यार्थियों को बढ़ी हुई संशय व बेचैनी से भावनात्मक डर पैदा होता है जो विद्यार्थियों की एकाग्रता शक्ति और स्मृति क्षमता को प्रभावित करता है। बिल्कुल कथन सही है। तो अपना ए कथन गलत है और बी कथन सही है। अपना ऐसा ऑप्शन एक ही में है, क्योंकि विद्यार्थी में संशय होगा, बेचैनी होगा, तो भावनात्मक रूप से डर क्या होगा, तो आ जाएगी, जिस कारण से उसको जो है काम करने में और क्या होगी, तो कमियां होगी, गलतियां होगी, समस्याएं को सामना करना होगा। तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। आइए 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, अनुसूचित जातियों और जनजातियों से जुड़े बच्चे प्रथम पीढ़ी विद्यालयगामी लड़कियां और दिव्यांग बालक शिक्षा की पहुंच के संदर्भ डॉट स्तर पर होते हैं। देखिए यह क्वेश्चन ना थोड़ा सा हटके है, क्या है तो इस बात को देखिए। कह रहा है क्या कि कोई बालक का क्या है, प्रथम पीढ़ी के बारे में बात कर रहा है, शुरुआती पीढ़ी के बारे में। हम ही आपके गार्जियन को एक बार सोचिए, अगर पहली बार कहा होगा कि हम आप ना उड़ियो सकते हैं, कैसे से उड़ करके जा सकते हैं, विश्वास नहीं होता होगा। कहा जा सकता होगा कि आप ना यहाँ रहेंगे और आपका जो है बच्चे दिल्ली में रहेंगे, बात कर लेंगे फ़ोन से, संभव ही नहीं है। वीडियो कॉल पर देख लेंगे, ये तो और नहीं संभव है। तो प्रथम पीढ़ी के जो लोग होते हैं ना, वो इस बात सबको मानते नहीं है। उन लोगों को कुछ बात कहिएगा तो उसके अनुकूल बातें नहीं करेगा, उसके प्रतिकूल तो बेसी बुझता है, ऐसा नहीं होता है ना। इस तरह का बात करता है। तो यही सवाल में कर रहा है, प्रथम पीढ़ी विद्यालयगामी और लड़कियां और दिव्यांग बालक शिक्षा की पहुंच के संदर्भ में कौन स्तर पर होते हैं, तो वह प्रतिकूल स्तर पर होते हैं, उससे दूर होते हैं। जो प्रथम पीढ़ी के लोग होते हैं वो इस सब से क्या होते हैं, दूर होते हैं। याद करिए, हमारी मम्मी पापा अधिकतर लोगों का पढ़े लिखे नहीं होंगे। अधिकतर लोगों का मैं कह रहा हूँ, अगर मम्मी पापा पढ़े लिखे तो आपके दादा दादी पढ़े लिखे नहीं होंगे, है कि नहीं? अधिकतर संभावना है। क्यों? क्योंकि वो लोग जो है शिक्षा से बहुत दूर थे, क्योंकि वो लोग उन्हीं लोगों के पीढ़ी से शिक्षा व्यवस्था में क्या आई, तो क्रांति आई है। ठीक है, आइए इस हिसाब से अपना आंसर क्या होगा, 1 होगा। अब कोई नहीं, अब बस 3 क्वेश्चन बचे हैं, थोड़ा सा धैर्य बना कर रखें। देखिए कथन ए में क्या कह रहा है कि विद्यालय में अधिगम बच्चों के सामाजिक संदर्भों से निर्लिप्त होना चाहिए। एक बात बताइए, निर्लिप्त होना चाहिए या संलिप्त होना चाहिए? बताइए, निर्लिप्त या संलिप्त? तो संलिप्त होना चाहिए, निर्लिप्त नहीं होना चाहिए। निर्लिप्त निगेटिव शब्द है। निर्लिप्त क्या है? निगेटिव शब्द है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। निर्लिप्त हमने क्या कहा, निगेटिव शब्द है। संलिप्त क्या है? पॉजिटिव शब्द है। देखिए तर्क आर क्या कह रहे हैं कि विद्यालय में प्रवेश से पहले ही छात्रों के पास सुपरिभाषित शब्द भंडार और प्रत्ययों की समझ होती है। एक बात बताइए कि अगर विद्यालय में प्रवेश करने से पहले छात्र के पास एकदम सुपरिभाषित, बढ़िया परिभाषित ज्ञान होगा, शब्द भंडार होगा, विषयों का समझ होगा, तो विद्यालय जाएगा काहे? घास छिलने नहीं ना, क्योंकि ऑलरेडी उस पढ़ने लिखने तो विद्यालय जाएगा काहे? इसका मतलब है कि ज्ञान तो होती है, लेकिन वो अपनी भाषा में बातों को व्यक्त कर सकता है, जो है अपने विचारों को जो है अपनी भाषा में किसी को समझा सकता है, लेकिन सुपरिभाषित और विकसित प्रत्यय का ज्ञान नहीं होता है। तो यह भी कथन आपका क्या है, गलत है। कथन ए और तर्क आर दोनों क्या है, गलत है। ऐसा ऑप्शन है क्या? हाँ है। ऑप्शन नंबर क्या है, तो 4 है। आइए अगला क्वेश्चन देखा जाए। और 28 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक छात्रा यह मानती है कि वह एक परीक्षा में सफल नहीं हो पाएगी। वह मान लेता है कि, मान के चल रहा है कि हम सफल नहीं हो सकते हैं, और वह अपने प्रदर्शन को कभी सुधार नहीं सकते। ऐसा वो मान लिया कि मैं जिंदगी में पास नहीं करूंगा, जिंदगी में मैं पास कितनों चाहेंगे तो यूँ नहीं कर सकते, ऐसा उन्होंने मान रखा है। सामर्थ्य के संदर्भ में छात्रा का यह विश्वास उसके अधिगम को किस प्रकार प्रभावित करता है?
अब देखिए ऐसे व्यक्ति ना जो अपने आप को मान लेता है कि इस जिंदगी में ना हम जो है फालतू का आ गए, हमारी इस जिंदगी में आने का कोई मकसद ही नहीं था, हमारे ऊपर तो भगवान का साया ही नहीं है, किसी का साया नहीं, मैं तो पास हो ही नहीं सकता, मैं जिंदगी में असफल ही होऊंगा, कितना भला कोशिश कर लो तो मैं पास हो ही नहीं सकता। ऐसे व्यक्ति ना अपने आप को असहाय महसूस करते हैं, ऐसे व्यक्ति अपने आप को जो है निसहाय महसूस करते हैं, ऐसे व्यक्ति जो है अपने आप को क्या महसूस करते हैं, बेचारगी महसूस करते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने आप को जो है अपने आप को जो है यह मान लेते हैं कि हमारा जो है ना कि नसीबे फुटल है, जो है हम जो है ऐसे ही रहेंगे, मतलब असहाय जिसको हम लोग निसहाय कहते हैं, ऐसा अपने आप को समझते हैं। तो देखिए यही बात यहाँ कह रहा है, तो छात्रों का भी प्रेरणा में वृद्धि करता है, गलत बात। छात्रों को प्रेरणा पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं डालता है, डालेगा कैसे नहीं डालेगा, अपने आप को जो मान लेगा सो। आप ही लोग बताइए, मान लीजिएगा हम एग्जाम पास नहीं करेंगे तो क्या संभव है आप एग्जाम पास कर पाएंगे? नहीं होंगे। छात्रों के कार्य छोड़ने की अनुभूति का एहसास दिलाता है और उसे अधिगम असहायपन की ओर धकेलता है। यह कथन बिल्कुल आपका सही है। हमने आपको क्लास मफलर में बताया है कि जब बालक जो अपने आप को जो है यह समझता है कि मेरा नसीब फुटल है, हमें जिंदगी में पास नहीं कर सकते, हम एग्जाम नहीं करेंगे पास, कोई भी हालत में कितनों पढ़ ले अपन को नौकरी नहीं हो सकता है, ऐसे व्यक्ति जो है अपने आप को असहाय महसूस करता है, निसहाय महसूस करता है, बेचारगी महसूस करता है। ठीक है, इसलिए अपना आंसर कौन हो जाएगा? तो 3 हो जाएगा। छात्र को कार्य तनाव मुक्त होने में सहायता करेगा। बताइए, तनाव मुक्त या तनाव युक्त? तनाव युक्त, मतलब तनाव मुक्त मतलब तनाव फ्री रखेगा, गलत बात, हमेशा तनाव में रखेगा। आइए हमारा जो है सेकंड लास्ट क्वेश्चन है वो है 29 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना विद्यार्थियों को सीखने के लिए निरंतर अभिप्रेरित रखने में सबसे ज्यादा मददगार करता है? क्वेश्चन पॉजिटिव कह रहा है ना, तो आइए, विद्यार्थियों में योग्यता की संवर्धनिक धारणा विकसित करना, संवर्धनिक मतलब योग्यता को बढ़ावा देना, संवर्धिक मतलब होता है हमेशा बढ़ावा करना, यह बात तो सही है जी। इनामों व निरंतर वितरण के लिए प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, हमने आप लोगों को बताया कि प्रतिस्पर्धा वाला उत्तर नहीं होता है, इनाम वाला उत्तर नहीं होता है। और सफलता को अनियंत्रित कारकों पर प्रतिपादित करना, असफलता वाला उत्तर नहीं होता है। और प्रदर्शन अभिमुखी नहीं होगा बल्कि महारत लक्ष्य अभिमुखी होगा, या नहीं तो क्या होगा, महारत कहे या फिर दक्षता अभिमुखी लक्ष्य होगा, प्रदर्शन नहीं होगा। तो यह भी ऑप्शन क्या है? गलत है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन होगा? तो 1 होगा। चलिए आज का आखिरी सवाल है, कह रहा है 30 नंबर में क्या कि बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां क्या दर्शाती है? बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां क्या दर्शाती है? क्या वह निम्न बुद्धि की होती है, क्या कम क्षमता की होती है, उनकी ज्ञान प्रजनन की अक्षमता है, अक्षमता गलत है। बच्चों की चिंतन प्रक्रिया जो वयस्कों से गुणात्मक रूप से अलग है, जी बिल्कुल अलग है, क्योंकि बालक जो है गलतियां जो करती है वो उनके सोचने का तरीका अलग होता है, जिस कारण से गलतियां करता है। ऐसा नहीं है कि जो है उसको आता ही नहीं है, उसके पास बुद्धि नहीं है। बालक जो है भगवान है, उसके पास सब कुछ की बुद्धि है ना, ऐसा नहीं कि उसके पास बुद्धि नहीं है। अगर एलिगेशन विधि से भी अपन लगाए तो अपना ऑप्शन क्या होगा? तो 4 होगा। बाकी मैं डिटेल्स में सब कुछ आपको ऑफलाइन क्लास में बताता हूँ। यहाँ पर वीडियो लंबा होने के कारण मैं चीजें को उतना डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि समय आपके पास भी कम है और हमें पता है कि आपको जब सब कुछ आ ही रहा है, मैं इशारों में बात करूँ और आपको समझ में आ जाए तो भला मैं क्यों लेने दी जाऊँ। हमें अभी बाहरी को नहीं पढ़ाना है, हमें अभी आपको पढ़ाना है ना। आप बढ़िया से उत्तीर्ण करें, मैं अगली बार से जो है ना बेहतरीन तरीका से जो शुरुआत से ही बैच लाऊंगा, जिसमें सबों के लिए, बाहरी लोगों के लिए भी रखेंगे। अभी बस मेरा एक ही उद्देश्य है कि आप लोगों का रिजल्ट अच्छा हो, हम यही जो है भगवान से जो है प्रेरित करते हैं। और इतना ही कहते हुए जो है आज का हमारा क्लास जो है समाप्त करते हैं। चलिए आप पूरा वीडियो बढ़िया से देखेंगे। तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं छुटकारा ब्रेक के बाद। तब तक के लिए बाय बाय।